हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडीज़ प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 8 लेकर आया हूं, जिसमें मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत एवं डी बसु में जितने भी टॉपिक है सभी से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एवं मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इम्पॉर्टेंट डेज, कला, संस्कृति, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को ऐड किए गए हैं। ये हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल है ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, रेलवे एएलपी, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी, जेई, बैंक, आईबीपीएस एवं एलआईसी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम, जिसमें एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, एफकैट, नेवी, एसएसआर, कैट, मैट, जेट एवं वैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर मुख्य रूप से जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आप सभी का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसको आप अपने नोटबुक में नोट करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म जो कि बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ है, इनमें से उनकी कौन सी शाखा है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध धर्म जो कि 3 शाखाओं में बटी हुई थी, हीनयान, महायान एवं वज्रयान। हीनयान का मानना ये चीज़ है कि गौतम बुद्ध जो है उनका विवाह नहीं हुआ था एवं वो जो है वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा विरोधक है। जबकि महायान का मानना है कि गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था एवं उन्हें एक संतान की भी प्राप्ति हुई थी और ये मूर्ति पूजा का विश्वास करते हैं एवं उन्हें मानते हैं। जबकि वज्रयान ये जादू, टोटका, इन सभी से संबंधित, अंधविश्वास से संबंधित बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका उदय काफ़ी बाद में हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो बौद्ध धर्म में पिटक मुख्य रूप से उनकी धार्मिक किताबों को कहा जाता है। इनमें से कौन सी किताब है जिसमें आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। विनय पिटक बौद्ध धर्म में पिटकों की वो शाखा है जो मुख्य रूप से आचार संहिता, पैनल कोड या उनके नियम कानूनों को बता रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में
कौन सा ग्रंथ बताता है? अगर बुद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के बारे में हमें अध्ययन करना है तो हमें कौन से ग्रंथ को पढ़ना होगा? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, बी और सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में ही देखा, विनय पिटक में मुख्य रूप से आपको जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है इन सभी चीज़ों को बताया गया है, जबकि सूत पिटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के बारे में बताया गया है कि ये कैसे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन है, उन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है? तो रूमी दरवाज़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है, और ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ के क्षेत्र में अवस्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात है एवं मध्यकालीन शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? मुगलों में अगर हम देखें तो किस मुगल राजा को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। इसे मुख्य रूप से फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को औरंगजेब आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो इन्होंने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन सी न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन में मुख्य रूप से हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए किया था। लॉर्ड रिपन जो कि शिक्षा से संबंधित भारत में बहुत सारे उन्होंने सुधार को किया था और उन्हीं सुधारों में से एक हंटर आयोग भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकन पे कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो पहले तांबे, सोने, चांदी इन सभी के सिक्का चला करते थे और भारतीय टंकन में कागजी मुद्रा लाने का अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, जिनके द्वारा मुख्य रूप से भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम पारित करने का काम किया गया था। लॉर्ड कर्जन जो कि और भी कामों के लिए फेमस है, ये बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावो मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ताबो मठ, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ताबो मठ जो कि मुख्य रूप से भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।
मठों से एवं बुद्ध मठ से आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ताबो मठ के बारे में पूछ रहा है। ताबो मठ जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरावती परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? शरावती जो कि एक परियोजना है, इसे गांधी सागर परियोजना भी कहा जाता है और मुख्य रूप से ये किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। शरावती परियोजना जो कि दक्षिण भारत की एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और ये मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि कौन से भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। असम राज्य, इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि जितने बाकी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी की सीमा रेखा म्यांमार से सटती है। म्यांमार की राजधानी नेपिटाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलग, वर्जिस कुरियन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपसे यहाँ पे हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति के पिता के बारे में पूछा है, तो हरित क्रांति का जनक या पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि यदि भारतीय हरित क्रांति का पिता पूछे तो वहाँ पे हम एम.एस. स्वामीनाथन को टिक करेंगे। यदि हमसे श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का पिता पूछे तो हम वहाँ पे वर्जिस कुरियन को टिक करेंगे। तो क्रांति से संबंधित भी आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, उसके जनक कौन है, उनके आने का मुख्य मकसद क्या है। तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे और भी आपके लिए काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए गए हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए रेडी होंगे और भी मेहनत करने के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? मुख्य रूप से ये ग्रीनविच का क्वेश्चन है। ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में अवस्थित है और भारत ग्रीनविच मीन से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इस चीज़ों को हम टाइम से निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी मैच भारत में 10 बजे स्टार्ट हुआ है तो मुख्य रूप से बात लंदन की जा रही है, तो इट मीन्स लंदन में वो चीज़ें क्या होगा कि भारत से 5.5 घंटा पहले दिखाई देगा। तो भारत में अगर 10 बजे हैं, इट मीन्स लंदन में जो है वो सुबह 4:30 बज रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुबह 4:30 बजे। आप ये चीज़ याद रखिए, ग्रीनविच मीन टाइम एक मानक समय सीमा निर्धारित की गई है और ये ग्रीनविच जो है वो लंदन में है और भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इस हिसाब से अगर हमें कोई भी समय पूछे तो हम इसे समय अंतराल के दौरान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन है बम्बई हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि असम की राजधानी दिसपुर का एक शहर गुवाहाटी में अवस्थित है और मुख्य रूप से भारत का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र अगर हम देखें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संविधान प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदन इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु बात अगर धन विधेयक की करें तो इसमें कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है एवं इसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 110 में है और ये मुख्य रूप से लोकसभा में पहले पारित की जाती है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और मुख्य रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में है और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनके संदर्भ में कभी भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह संवैधानिक संस्था है, या प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। आपसे यहाँ ये चीज़ें पूछ रहा है कि पीएमओ से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान में इस तरह का कोई अनुच्छेद या कोई भी वर्णन नहीं है। मुख्य रूप से ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ऑप्शन है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि भारत के संविधान की अगर प्रमुख विशेषताएं को अगर हम देखें, जैसे संघीय संरचना, भारतीय स्वायत्तता, द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका, शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, इन सभी का मुख्य रूप से वर्णन भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 में है। और भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो अभी 395 अनुच्छेद और उनके कुछ क्लॉजेज जुड़कर 465 है, जिसमें से 250 लगभग अनुच्छेद और 22 भागों में लगभग 12 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवं 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसमें कौन सी भाषा नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप ये चीज़ें जान लें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से 2 बार संशोधन भी करके भाषाओं को ऐड किए गए हैं।
जिसमें एक 71वां संविधान संशोधन एवं 92वां संविधान संशोधन है। 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एवं सिंधी को जोड़ा गया है, जबकि 92वां संविधान संशोधन में डोगरी, बोडो, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया है। तो इसमें आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन सा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फारसी, जो कि तुर्क और अरब की एक भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यह शामिल नहीं है, जबकि संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये अन्य भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है। यहाँ पे आपसे प्राथमिक घाटे के बारे में पूछा है, तो प्राथमिक घाटे को सही रूप से कौन बताता है। ऑप्शन है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, आरबीआई के ट्रेजरी बिल और सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में, होल्डिंग में शुद्ध वृद्धि का योग। ऑप्शन सी बजटीय घाटा प्लस सरकार, बाजार उधार और देनदारियाँ। ऑप्शन डी वित्तीय घाटा, ब्याज भुगतान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर मुख्य रूप से हम प्राथमिक घाटा, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करें तो इसका सही रूप से वर्णन वित्तीय घाटा एवं ब्याज भुगतान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। उद्यमियों के लिए जो हेल्पलाइन है वो उनका संबंध मुख्य रूप से किससे है। ऑप्शन है बड़ी पूंजी के उद्योग, महिला उद्यमी, खेती में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये उद्यमी हेल्पलाइन मुख्य रूप से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, जिसे हम MSME के नाम से भी जानते हैं, उस प्रकार के किसान हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एग्रीकल्चरल जो हैं उनके लिए उद्यमी हेल्पलाइन शामिल किया गया है एवं लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन है अनाज की नई बीज किस्मों का विकास। ऑप्शन बी अनाज के बीज गांव खोलना। ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। ऑप्शन डी उपयोग सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनमें बहुत सारे बदलाव को लाना है एवं इसे आधुनिक रूप से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों पर ध्यान दीजिए। सेवा कर, CA के कार्य पर कर, निवेश पर कमाई गई ब्याज पर कर। निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। इनमें से आपको अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर उन सभी करों का उदाहरण है जो कि मुख्य रूप से देनदार पर इसका भार प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर इसमें देनदार पर उसका भार पड़ता तो जरूर है पर उसे मालूम नहीं होता है कि उसने कर की अदायगी कर दी। जैसा कि अगर मैं एक पेन खरीदता हूँ 5 रुपये में, तो उसमें ऑलरेडी टैक्स एवं GST जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें पता नहीं होती है कि मैंने कर पेड कर दिया। तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 2। इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सेवा कर जो मुख्य रूप से आपका अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ऑप्शन है फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो जापानी एक कला है जिसका नाम है इकेबाना। ये मुख्य रूप से आपका संबंधित है फूलों से सजावट। फूल से मुख्य रूप से तरह तरह की सजावटें की जाती है जिसे इकेबाना के नाम से जाना जाता है, और ये जापानी कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से है? तो दोस्तों जनजाति एवं उससे संबंधित बहुत सारे आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो भगत आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है विरहोर, भील, संथाल, कोल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भील, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है और ये भारत की एक बहुसंख्यक जनजातियों में आती है। तो भगत आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से भील जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। अजंता इलोरा की गुफाएं एवं एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है एवं इसका संबंध राष्ट्रकूट राजाओं से है। 3 वंश आते हैं मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल में, पाल वंश, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश। और अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग के द्वारा मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप की अगर हम बात करें, इसका संबंध है बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान अजलान शाह का संबंध हॉकी से था और उनके नाम पे ही कप प्रदान किया जाता है जिसका नाम सुल्तान अजलान शाह कप है और इसका संबंध हॉकी से है। तो दोस्तों ये टोटल 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो हमारी उच्च स्तरीय टीम के बिल्कुल उच्च स्तर मार्गदर्शन पे तैयार किए गए हैं, जिस पे मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस, स्पोर्ट, कला, संस्कृति, विज्ञान, एग्रीकल्चर, पर्यावरण सभी से जोड़कर प्रश्नों को कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप है सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं एवं आपकी मदद में निरंतरता से तत्पर रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।